तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार तिब्बत टीवी के विशेष बातचीत में हम दर्शकों को श्री विजय क्रांति जी के साथ तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में चलाए जा रहे अभियान तथा भारत के लिए तिब्बत का महत्व पर चर्चा करेंगे। श्री विजय क्रांति जी परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बत आंदोलन के लंबे समय से समर्थक रहे हैं। वह पूर्व में भारत के तिब्बत समर्थक संगठन के शीर्ष सम्माननीय समूह कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के सह संयोजक, तिब्बत देश हिंदी पत्रिका के संपादक तथा वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मीडिया संगठनों में काम कर चुके हैं। वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकार, लेखक तथा फोटोग्राफर भी हैं। विजय जी, तिब्बत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती आंदोलन का लंबे समय से समर्थक रहे हैं। आपने तिब्बत मसले के समाधान हेतु अनेक आंदोलन में भाग लिया और तिब्बत पर कई लेख भी लिखा है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि तिब्बत आंदोलन में आपका जुड़ने का किन किन लोगों का प्रेरणा तथा इसमें रुचि कैसे मिली? आपका ये सवाल कि मुझे तिब्बत के साथ ये संबंध जो मेरे बने हैं पिछले तकरीबन 48 साल से, वो कैसे हुआ और इसकी प्रेरणा कैसे मिली। तो इसकी शुरुआत हुई एक पत्रकार के रूप में 1972 में, जब मुझे दिल्ली की एक न्यूज़ मैगजीन ने मुझे एक असाइनमेंट दी कि मैं दलाई लामा जी के बारे में, तिब्बती समाज के बारे में कुछ लिखूं। और वहाँ के जो संपादक थे उन्होंने मुझे ये एक लालच दिया कि अगर मैं दलाई लामा जी का इंटरव्यू ले आता हूँ तो वो फिर मुझे कवर स्टोरी देंगे। और एक नए पत्रकार के लिए, युवा पत्रकार के लिए जो सिर्फ 2 साल से पत्रकारिता में है, ये एक बहुत बड़ा मौका था। तो मैं धर्मशाला गया। संयोग से, सौभाग्य से मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला परम पावन दलाई लामा जी को और तिब्बती समाज को बहुत नज़दीक से देखने का। और उस पहली भेंट में मैंने जो दलाई लामा जी का व्यक्तित्व देखा, उनकी आंखों में, उनके मन में, उनके हाथ के स्पर्श में जो एक बहुत नयापन और वो एक नए आदमी के मन को छू लेने वाली जो वो उनमें एक वो कला है, उनमें जो शक्ति है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ख़ासतौर से कि वो जितनी लगन के साथ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और फिर उसके अलावा जो उस समय की जो युवा पीढ़ी थी, कुछ जो युवा नेता थे उस वक़्त बहुत जवान थे 1972 में। उनमें से कुछ लोग तो बाद में एक तो प्रधानमंत्री बने और बाकी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, दलाई लामा जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो उन लोगों को जब मैंने देखा कि इतने युवा लोग इतनी लगन के साथ अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने नेता को समर्पित हैं और 24 घंटे अपने देश के लिए जुटे हुए हैं, तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और एक और कारण भी था मुझे इस समाज से जोड़ने का, और वो ये कि ये एक शरणार्थी समाज है और मैं संयोग से, मैं भी, मेरा परिवार भी जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, मेरा परिवार वहाँ से शरणार्थी है। तो मैंने अपने बचपन में अपने माता के मुंह से, अपने पिता के मुंह से शरणार्थी होने का क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है, क्या चुनौतियाँ होती हैं, वो सब मैंने बहुत रोज़ रोज़ सुना था। तो उस दर्द को मैं समझ सकता था जो एक शरणार्थी के मन में या शरणार्थी समाज के मन में होता है। तो शायद उसने भी मुझे इस समाज के साथ जोड़ा है। जी सर, अभी के तरह विश्व के अनेक लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही तिब्बती आंदोलन में जुड़ने का प्रेरणा या प्रोत्साहन मिली है। तो विजय जी, अगला सवाल, जैसे कि आप जानते हैं परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बती लोग पिछले 6 दशकों से भारत में निर्वासन का जीवन यापन कर रहे हैं। भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन समय से गहरा संबंध रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि तिब्बत का प्रश्न भारत की सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और तिब्बत समस्या का समाधान से भारत को क्या लाभ होगा?
तिब्बत पर चीन के कब्जे के संदर्भ में जो सबसे बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वो भारत पर उसका क्या असर हुआ है। तो असर तो भारत के हर पहलू पर हुआ है। भारत की जो सैनिक सुरक्षा है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से। भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत की जो सामाजिक जो ताना बाना है उसके लिए बहुत मुसीबतें पैदा की हैं चीन ने। और उसके अलावा जो पूरे भारत को राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से परेशान करने में चीन ने तिब्बत का बहुत इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए ये जो बॉर्डर है भारत और चीन का, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, ये पिछले 1000, 2000, 3000, 4000 साल के इतिहास में एक दिन के लिए भी 1 इंच जगह पर भी कहीं पर भी भारत चीन सीमा नहीं थी। वो तो चीन ने जब पहले 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा करके उसको शिनजियांग बना लिया और 1951 में जब उसने हमला करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद भारत की जो सीमा, एक हिस्सा जो लद्दाख का लगता था उधर ईस्ट तुर्किस्तान के साथ, वहाँ चीन आ गया। तिब्बत वाला जो पूरा हिस्सा है उस पर चीन आ गया। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत की सीमा जो है, जो दुनिया की सबसे शांत सीमाओं में इतिहास में मानी जाती थी, वो सबसे मुश्किल सीमाओं में बदल गई है। आज नतीजा ये है कि जो भारत चीन सीमा है उस पर शांति बनाए रखने के लिए भारत को हर साल अरबों अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और उसके अलावा जो चीन ने जो एक काम किया कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उसको साउथ एशिया के साथ एक सीधा संपर्क मिल गया। पाकिस्तान के साथ भी उसकी सीमा बन गई अचानक, उसकी नेपाल के साथ भी बन गई, भूटान के साथ भी बन गई। और नतीजा ये है कि अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इन देशों के लिए मुसीबत खड़ा करके और भारत को परेशान करने के लिए करता है। पाकिस्तान का उसने इस्तेमाल ये किया कि पाकिस्तान के भारत विरोध का फायदा उठाते हुए उसने पाकिस्तान के साथ जो संधि की है, जिसको सीपैक कहते हैं, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसने तिब्बत से लेकर और उधर शिनजियांग से लेकर अरब सागर तक एक सड़क मार्ग और इकोनॉमिक मार्ग डेवलप किया है पाकिस्तान के भीतर। और वो पाकिस्तान में जो कब्जा किया हुआ है भारतीय कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, वो उसमें से होकर जाता है। तो उधर से भारत के लिए नया खतरा उस सीमा पर पैदा हो गया। फिर जो चीन को की नौसेना को सुविधाएं मिल गई पाकिस्तान वाले इलाके में, अरब सागर में, उसने भारत के लिए अरब सागर में और जो हिंद महासागर है उसमें लिए नई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। फिर चीन ने एक और काम किया कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उसने तिब्बत को लगभग एक छावनी जैसा बदल दिया है। वहाँ का जो जनसंख्या संतुलन है उसको बदल दिया, बिगाड़ दिया। वहाँ लाखों चीनी लाकर बसा दिए। पूरे तिब्बत के भीतर सड़कों का, हवाई अड्डों का और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनके बिल्कुल जाल बना दिया है, जो भारत के लिए खतरा उसकी वजह से पैदा हो गया है। और उसके अलावा तिब्बत का चीन ने जो इस्तेमाल किया है कि भारत के लिए जहाँ जहाँ मुसीबत हो सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ आतंकवादी संगठन, कुछ अलगाववादी संगठन थे, उनको वो तिब्बत में वो पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है, उनके शिविर, उनको रहने की सुविधा देता है और उन्हें भारत के खिलाफ उकसाता है। इसी तरह जो नक्सलवादी हैं, जिनको आजकल माओवादी कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से चीन का एक चलाया हुआ प्रोजेक्ट है जो भारत को अंदर से तोड़ना चाहता है। और फिर उसके अलावा ये है कि भारत को जिस तरह से एनसर्कल कर रहा है चीन, वो बड़ा खतरनाक है। उसने पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। नेपाल के भीतर अपना जिस तरह का ताना बाना उसने बुन दिया है, वो भी भारत के लिए, वहाँ जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो भले ही पाकिस्तानी एजेंट हों, इस्लामी एजेंट हों या किसी भी तरह के, वो उनको वहाँ खूब शय मिलती है और चीन उनको मदद करता है। इधर बांग्लादेश पर भी दबाव डाल के उसने भारत के लिए कई मुसीबतें पैदा की। श्रीलंका पर दबाव डालकर वहाँ अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश की है। तो ये सारी मुसीबतें अगर
चीन को अगर चीन को तिब्बत में पैर रखने की जगह ना मिलती, तिब्बत पर अगर उसने कब्जा ना किया होता, तो हमें लगता है कि भारत की सुरक्षा बहुत बेहतर रहती। और आज अगर तिब्बत जब भी आज़ाद होगा तो मुझे लगता है कि उसका हमारे तिब्बती मित्रों को तो जो लाभ होगा सो होगा, शायद उससे ज़्यादा लाभ होगा भारत को, जिसको एक अपनी जो शांत सीमा है 4000 किलोमीटर लंबी हिमालय में, वो फिर से शांत हो जाएगी और फिर से तिब्बत हमारा पड़ोसी देश बन जाएगा। आप बिल्कुल सही कहा विजय जी। चीन द्वारा तिब्बत पर सन 1959 में अवैध कब्जे के कारण भारत तिब्बत सीमा जो है वो भारत चीन सीमा में बदल गई है। अगर भारत और तिब्बत का सीमा जो हजारों वर्षों से मौजूद थे वह दोबारा स्थापित होता है तो भारत की जितनी भी उत्तरी सीमा के सभी इलाके हैं वो जो है उसमें शांति बनी रहेगी। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस तो इसी का तो प्रमाण है। तो अगला सवाल, आपको तो पता है परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती लोग पिछले 60 वर्षों से भारत तथा विश्व के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। आज भी परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बती संघर्ष या आंदोलन को मजबूती से चलाई जा रही है। इस पर आपका क्या विचार है जी सर? अगर हम जो ताज़ा इतिहास है, मानव इतिहास पिछली 1 सेंचुरी का, अगर उसको देखें तो मेरा ख्याल है दुनिया की जितनी भी शरणार्थी जितने समाज रहे हैं, शायद उनमें से सबसे शानदार स्टोरी जो है वो तिब्बती शरणार्थियों की है। मैं मानता हूं कि तिब्बती शरणार्थियों की जो स्टोरी है वो एक सक्सेस स्टोरी है, बड़ी आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। 1959 में जब दलाई लामा जी अपनी जान बचाने के लिए और सुरक्षा के लिए भागकर भारत आए, भारत ने उनको शरण दी और उनके पीछे पीछे उन दिनों तकरीबन 80,000 तिब्बती लोग आए थे। तो ये जो समाज उस समय आया था, जिस हालत में वो उस दिन था और जिस हालत में वो आज है, अगर वो अंतर देखा जाए तो वो सचमुच में कमाल का अंतर है। इस 60 साल में तिब्बती शरणार्थी समाज ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में इतने थोड़ी संख्या वाले और इतनी मुश्किल स्थिति में बैठे शरणार्थियों को इतनी सफलता मिली होगी। उसका मुझे लगता है कि जो सबसे पहला कारण ये था, जो पहला कदम था वो था कि 1959 में जब दलाई लामा जी जब भारत आए वो, तो तुरंत हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनके साथ मुलाकात की थी मसूरी में। और तब नेहरू जी ने उन दलाई लामा जी से कहा था कि देखिए, हम शायद आपके देश को आज़ाद कराने में हम बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपके साथ ये जो नई बच्चों की पीढ़ी है, आप इनकी शिक्षा पर और अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, राष्ट्रीय पहचान है, उसको नए सिरे से खड़ा करने पर ध्यान दीजिए। एक बार ये हो गया तो फिर आप कई पीढ़ियों तक अपने देश के लिए संघर्ष कर सकेंगे। मुझे लगता है कि उस नीति ने काम किया और दो जो समझदार नेता थे, दलाई लामा जी और नेहरू जी, इन दोनों के उस सहयोग से जो नीति बनी, उसका आज नतीजा है कि तिब्बत सबसे अच्छे तरीके से संगठित, सबसे ज़्यादा जिसको कहे डिसिप्लिन वाली और सबसे ज़्यादा उपलब्धियों वाला एक तिब्बती जो शरणार्थी समाज बना है। उसमें जो एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है वो कि उन्होंने सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जो एक तरह से निर्वाचित सरकार जैसा काम करता है। आज ये हालत है कि वो निर्वाचित सरकार जो स्कूल चलाती है, जो सांस्कृतिक संगठन चलाती है, जो नए जो तिब्बती शरणार्थी आए थे उनके बूते पर दलाई लामा जी ने जितने कलाकार आए, जितने विद्वान आए, जितने वैज्ञानिक आए, उन सबको उनके ज्ञान के हिसाब से जो उन्होंने उनके आसपास इंस्टीट्यूशन शुरू किए, बच्चों को ट्रेनिंग की, तो आज नतीजा ये हाल है। आज का हाल ये है कि भारत जो है, तिब्बत की जो संस्कृति है ओरिजिनल, उसका दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा रिजर्वायर बन गया है। और
जो तिब्बत की नई पीढ़ियां पिछले 60 साल में पैदा हुई हैं वो पूरी तरह से शिक्षित हैं और वो अपने देश के संघर्ष को एक बड़े सुलझे हुए तरीके से, बड़े साहस के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ वो आगे ले जाने की हालत में हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ है कि आज दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, बहुत कम देश ऐसे होंगे कि जहां आपको तिब्बत समर्थक संगठन ना मिले। तो दुनिया भर में एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो गया है जो तिब्बत के आज़ादी के लिए, तिब्बत के मानवाधिकारों के लिए अपनी सरकारों के साथ और चीन और दुनिया के सामने वो तिब्बत के समर्थन में खड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तिब्बती समाज की। उसके अलावा ये भी है कि जो दुनिया के साथ जो संबंध हैं दलाई लामा जी के व्यक्तित्व के कारण बहुत अच्छे बने हैं। तिब्बती सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास एक नेता हैं दलाई लामा, जिनको आज पूरी दुनिया इज्जत देती है। और ये दलाई लामा जी की को इसका श्रेय जाता है बहुत हद तक कि दुनिया भर में तिब्बत के समर्थन में जो विचार खड़े हुए, जो समर्थन खड़ा हुआ और जो आंदोलन चल रहा है वो दलाई लामा जी के व्यक्तित्व के कारण हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है तिब्बतियों का कि उनके पास एक ऐसा शानदार नेता है और उनका समाज इतना समझदार है कि वो उस नेता के इशारे पर काम करता है और उनके दिखाए रास्ते पर उसने तिब्बत को नए सिरे से ऐसा खड़ा कर लिया है कि ये जो तिब्बत का सवाल है वो अगर आने वाले कुछ साल में हल नहीं होता, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो वो उसमें शक्ति है कि अगली कई सदियों तक उसी तरह जिंदा रह सकती है जैसे इजराइल में यहूदी समाज रहा था। हाँ विजय जी, भारत सरकार तथा भारत के जनता के सहयोग से परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोग अपने आंदोलन और तिब्बती संस्कृति, पहचान और धर्म को संरक्षित कर रखा है। तो आखिर में चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है और इससे लाखों लोग प्रभावित हुआ है। चीनी सरकार ने इस महामारी के बारे में दुनिया को समय रहते हुए जानकारी तथा चेतावनी नहीं दी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के बातों पर विश्वास करके सचेत देर से किया है। अब चीन विश्व समुदाय का ध्यान हटाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर आरोप लगा रहा है। इस पर विश्व के सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहिए और आपका क्या विचार है? देखिए, इस वक्त दुनिया भर में जो एक बहुत बड़ा संकट जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही है वो है कोरोना, कोविड-19 वायरस का। असल में तो इसका नाम चीनी वायरस या वुहान वायरस होना चाहिए था, लेकिन चीन ने अपना इस्तेमाल करके प्रभाव दुनिया भर में WHO में इसका नाम जो है वो इस तरह का रखा है कि किसी को समझ में नहीं आए। लेकिन अभी तक जो संकेत सामने आ रहे हैं उनसे बहुत सीधा सीधा दिख रहा है कि वो या तो चीनी वैज्ञानिकों की गलती से हुआ है या जानबूझकर हुआ है। लेकिन कोई भी बात हो, दोनों में से कुछ भी सच हो, असली बात यह है कि पूरी दुनिया को ये जो वुहान वायरस है वो इतने बड़े पैमाने पर मिल गया है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। दुनिया के जो देश हैं उनका आत्मसम्मान जो है उस पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक नया संकट पैदा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन जो है वो इसका कितना वो लाभ उठा पाएगा और दुनिया इसका कितना मुकाबला कर पाएगी। मुझे लगता है कि चीन ने जिस तरह से ये वायरस दुनिया पर छोड़ा है वो शायद उसकी भी कल्पना में नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर ये महामारी बन के आएगा। और अब हालत ये हो रही है कि दुनिया के वो सारे देश जो एक जमाने में चीन के साथ हाथ मिलाकर बहुत खुश होते थे, वो सब के सब चीन से नाराज हैं, दुखी हैं और क्रोधित हैं। मुझे लगता है कि अभी पूरी दुनिया जो है वो अभी व्यस्त है इस पर कि इस वायरस के प्रभाव से अपने देश की जनता को बचा ले। और एक बार जब
जो पूरा ये मानव समाज है इस क्राइसिस से बाहर आता है, जब दुनिया के देश इस संकट से बाहर आएंगे, मुझे लगता है कि चीन का असली संकट उस दिन शुरू होगा। अभी तक चीन जो है दुनिया भर की फैक्ट्री बना हुआ है। अभी हालत यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी देश का नाम लीजिए, उनकी जरूरत की हर चीज के लिए वो चीन पर निर्भर है। मुझे लगता है कि अभी चीन ने जो जिस तरह का व्यवहार किया, उसने वुहान वायरस छोड़ा या छूट गया, उसके बारे में दुनिया को समय रहते जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह फैला और देशों की सरकारों के नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके बाद चीन ने जो बहुत बड़ी बेईमानी की कि जानकारी तो दी ही नहीं, मतलब चेतावनी भी नहीं दी दूसरे देशों को, बल्कि देशों की जो दूसरों की जरूरतें थी इस संकट से निपटने की, उनको भी उसने एक तरह से ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया। अब कोई सोच सकता है कि जो प्रोटेक्शन गियर है या टेस्टिंग किट्स हैं, वो प्रोटेक्शन गियर जो चीन ने अपने यहाँ प्रोटेक्शन के लिए फ्रांस से खरीदे थे 50 लाख के करीब, वो जब फ्रांस में ये संकट हो गया तो उसने जब वापस मांगे तो उनको वो 3 गुना ताकत कीमत पर उसने उससे पैसे बनाए। लेकिन जब देने का टाइम आया तो पता लगा कि अमेरिका की कुछ कंपनियों ने उसे 5 गुना पैसा दिया और उसने वो सारी किट्स जो है उधर ट्रांसफर कर दी। तो दुनिया को इस वक्त ये लग रहा है कि चीन एक बेईमान देश है, चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके साथ आगे काम नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अभी जो कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना जो सीन है वो बहुत अलग होगा। तब आप देखिएगा कि एक बार दुनिया ने जब चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को नए से डिफाइन करना शुरू किया, और उसमें जो पहला शायद कदम होगा कि चीन से अपनी फैक्ट्रियां हटाएंगे देश, चीन से जो आयात होती हैं चीजें वो बंद करेंगे, मुझे लगता है कि ये चीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है कि अभी चीन ने दुनिया भर को एक्सपोर्ट के लिए जितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, उसमें करोड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, और जो ही ये ऑर्डर बंद होते हैं इंपोर्ट के और टेक्नोलॉजीज के की ट्रांसफर के, या जो भी जितने भी जो काम धंधा होता है चीन के साथ दूसरे देशों का, वो बंद होते ही आप देखिएगा कि करोड़ों करोड़ जो वहां के वर्कर हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। चीन ने 1979 में तिएननमेन स्क्वायर में अपने युवाओं का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसको कुचल कर रख दिया था, क्योंकि उस वक्त के यूथ बड़े अलग थे। उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास मोबाइल नहीं था, जैसा आज हांगकांग के लड़कियों के पास है, और उन्होंने नाक में दम कर दिया है। जिस दिन चीन का मजदूर अभी अपने सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो उसको झेल नहीं पाएगी, और चीन का जो एक कम्युनिस्ट तानाशाही तंत्र है वो भर भरा कर गिरेगा। और आप इंतजार कीजिए, जब ये सब होगा वो मौका है जब तिब्बत जैसे देश, ईस्ट तुर्किस्तान जैसे देश, साउथ मंगोलिया और मकाओ, हांगकांग, ताइवान, इनको भी चीन से मुक्ति मिलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पोस्ट वुहान सिनेरियो है वो चीन के लिए बहुत खुशदायी नहीं है, और आइए हम इंतजार करें, देखें क्या होता है। सही कहा सर। असल में कोरोना वायरस का नाम चाइनीज़ वायरस या वुहान वायरस होना चाहिए। इस महामारी से विश्व भर में तनाव एवं कठिनाई पैदा करने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर चीन पर दबाव देना चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का विशेष बातचीत यही समाप्त होते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।